नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका द इनसाइड स्टोरी में। इनसाइड स्टोरी में आज हम एक सवाल लेकर आए हैं कि नेता आखिरकार ईडी से इतना डरते क्यों हैं, क्योंकि आंकड़े जो बताते हैं कि ईडी ने पिछले 17 सालों में 5400 केसेस दर्ज किए, लेकिन सजा सिर्फ 23 लोगों को हुई। जी हां, हैरानी तो होगी ये आंकड़ा देखकर। तो ऐसे में नेताजी क्यों डरते हैं? अगर कुछ किया नहीं तो फिर डर किस बात का? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का जिक्र कर देता है कि ईडी की शक्तियां जो उसे दी गई हैं वो ठीक हैं, वो सही तरीके से काम करे, ये जरूरी है। ऐसे में नेताजी का डर कहां पर है खड़ा हुआ, ये बड़ा सवाल है। और क्या उसका सदुपयोग किया जा रहा है या फिर दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके बीच में ईडी आकर खड़ी हो गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, इसके बीच में ईडी खड़ी है और ये आंकड़े खड़े हैं कि 17 साल में 23 लोग आप उनको सज़ा दिला पाए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या तमाम तरह से जो आपने चीज़ें दर्ज की उसके मद्देनज़र। तो क्या ये आंकड़े दर्शाते हैं, और जो नेताजी का डर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? आपने शुरुआत आंकड़ों से की है। 17 वर्षों में 5400 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से मात्र 23 में सजा मिली है। तो जाहिर है नेताजी को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब मान लीजिए कन्विक्शन हो ही नहीं रहा है तो नेता डरते क्यों हैं। अब दूसरा आंकड़ा सुनिए। दूसरा आंकड़ा यह है कि इन 17 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। 1 लाख करोड़। और इसके अलावा करीब 1000 केसेस में चार्जशीट हो चुकी है। 5000 केसेस का हमने आंकड़ा दिया है 5400 का। 1000 पे आप ये समझ लें कि चार्जशीट हो गई है और 1 लाख करोड़ जब्त हुआ है। नेताजी डरे ना तो क्या करें। सवाल ये है कि ये जो एक्ट है ये सीधा इसका वास्ता है पैसे से। जो अवैध उगाही की जाती है अपने पद के दुरुपयोग के जरिए, या फिर कहीं किसी पॉलिसी को, सरकारी नीतियों को अपने तरीके से ट्विस्ट करके करवा कर अपने फायदे के लिए जो किया जाता है, जाहिर है वहां पर पीएमएलए और फेमा एक्ट लग जाता है। ठीक है। धन शोधन अधिनियम। और धन शोधन अधिनियम जब लगता है तो उसके अपने कायदे हैं। साल 2018 में अमेंडमेंट हुआ था और उस अमेंडमेंट के बाद ये तय कर दिया गया है कि उसके अपने कायदे होंगे। आज जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं ने यही तो चैलेंज किया था कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है इंडिया में, संज्ञेय अपराध जिनको कहा जाता है, वो सब सीआरपीसी के हिसाब से तय होते हैं। लेकिन ऐसा ये कौन सा कानून है कि ये सीआरपीसी के दायरे से बाहर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये बाहर ही रहेगा, क्योंकि इस एक्ट में आप ये समझ लें कि इस एक्ट की आत्मा क्या है। जो छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी लूट जो इस देश के पैसे की कर रहे हैं, और जो अपने पद का दुरुपयोग जब करते हैं वो, तो कितने विश्वास को वो तोड़ते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो। कितने विश्वास को तोड़ने के बाद वो पद उनको जब दिया जाता है तो कितने विश्वास से दिया जाता है, और उसके बाद जब उनसे धन की उगाही की जाती है तो पता चलता है कि कितने गलत आदमी पर समाज ने और सियासत ने दाव लगा दिया था। तो ऐसे में अगर कानून को आप कमजोर करते तो जाहिर है कि आप उन नेताओं को, उन बिजनेसमैन को, उन ब्यूरोक्रेट्स को मदद पहुंचाते। लेकिन हम यहाँ पर कमज़ोर भी नहीं कर रहे हैं, मजबूत करके सामने रख रहे हैं। बावजूद इसके ऐसा क्या है कि ईडी एक 23 लोगों को सिर्फ जो है सज़ा दिलवा पाता है, और एक 5400 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिन पर यह आरोप लगता है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो क्या ये बेजा इस्तेमाल नहीं है कि हम सिर्फ आरोप लगाने के लिए लगा देते हैं लेकिन उसको साबित नहीं कर पाते हैं? फिर ये दूसरा पक्ष है। जो राजनीतिक दल कहते हैं कि आज की तारीख में सीबीआई पहले हुआ करता था और अब ईडी होता है, कि आप ईडी किसी के पीछे लगा देते हैं और उसके बाद आप उसको अपने तरीके से बात मनवाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके सपोर्ट में एक और बात कही जाती है कि जितने लोग ईडी के दायरे में आ जाते हैं, अगर वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़ जाते हैं तो उन पर ईडी के मामले स्लो हो जाते हैं, और जितने लोग जो एकदम दूसरे हाफ में खड़े हैं, विपक्ष में खड़े हैं, तो उनके खिलाफ मामले जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इस बात का तो एग्जाम्पल भी है
बिल्कुल, कई एग्जाम्पल्स हैं और वो शुरुआत होती है उसमें शुभेंदु अधिकारी से और हेमंत बिश्व शर्मा से, ये सब नाम तो पब्लिक डोमेन में है, मुकुल रॉय से, तो ऐसे लोग हैं। अब लेकिन ये देखिए, ये अपवाद उदाहरण इस तरह के आपको 20, 25, 50 मिलेंगे। हम बहुत से केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, या फिर हम तो उसे भी हाई प्रोफाइल कहेंगे, अनिल देशमुख का, नवाब मलिक का, फारूक अब्दुल्ला का। ये तमाम ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, ये सब केसेस तो जानते हैं। पर जो नहीं जानते हैं, सोचिए 5000 केसेस हैं, 5000 से ज्यादा केसेस हैं जो कि पब्लिक आई से बचे हुए हैं और उन्होंने अवैध संपत्ति अकूत जमा कर रखी है और उनको पकड़ने का एक ही कानून हमारे पास है। लेकिन पैसे की लूट इस देश के अंदर हो रही है, केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई कि स्विस बैंकों में 50% धन जो है बढ़ गया भारतीयों का। लेकिन जब लोकसभा में पूछा गया किसी नेता के द्वारा कि बताइए भाई कितना धन है जो विदेशों में पड़ा हुआ है, तो वित्त मंत्री कहती है हमें कोई जानकारी नहीं है इसकी। लेकिन 2014 में यही बीजेपी बताया करती थी कि अगर सारा काला धन आ जाए तो इतने लाख रुपए आपकी खाते में पहुंच जाएगा, हर आम आदमी के खाते में पहुंच जाएगा। सिर्फ कहने के लिए बातें कह दी जाती हैं, धन की लूट लगातार जारी है, हम पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, हमको पता भी नहीं है कि कितना पैसा है। ये एक सच है क्या? ये एक सच है। और काला गुमराह तो हमारे दर्शक हो रहे हैं, हमारी जनता हो रही है। और बाहर से पैसे नहीं आए, ये सच हो सकता है कि है। एक एसआईटी का गठन किया गया मोदी सरकार के आते ही, आज तक पता नहीं उस एसआईटी ने क्या किया। पहला जो आदेश था वो यही था। पर इन सब के बावजूद ये जो पीएमएलए एक्ट है, इसको कमजोर करने का ग्राउंड नहीं बनता है। ये एक्ट रहना चाहिए। ये एक्ट इसलिए रहना चाहिए, न इसलिए खत्म नहीं कर देना चाहिए कि सत्ता पक्ष इसका सियासी इस्तेमाल करता है। मैं देश के संपत्ति की बात कर रहा हूं, वो काला धन भी देश की संपत्ति है। बिल्कुल। कल को संभव है कि कोई और व्यक्ति सामने आए और वो बड़ी गंभीरता से इसके पीछे लग जाए। हो सकता है मौजूदा सरकार ही लग जाए और कुछ पैसे लाने में वो सफल हो जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं प्रक्रिया के तहत ये काला धन बाहर से बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन लाया नहीं जा सकता है उतनी आसानी से जितनी आसानी से बोल दिया जाता है। और इसी के लिए शायद गृह मंत्री ने कहा था कि वो जुमला था। तो चलिए, वो तो सियासी गप हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि जो धन शोधन है वो एक हकीकत है समाज में। आप देखिए कि कोई अभी भी व्यक्ति है जो 2 जून की रोटी के लिए परेशान है। बिल्कुल। और एक व्यक्ति है जो जिसके पास हमने देखा कि उसके सहयोगी के घर से इतने रुपए, करोड़ों का अंबार लगा हुआ है, बंगाल वाला जो केस। हाँ, बिल्कुल। अब ये जो डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को ब्रिज करना बहुत जरूरी है। हमें हाथोत्साह नहीं होना है कि 5400 केसेस में केवल 23 कन्विक्शन हुआ है। हमें 1000 चार्जशीट्स पर भी ध्यान देना है। हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि लाख करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हिमांशु, बात क्या है, क्यों इस के खिलाफ है आमतौर पे लोग? कार्तिक चिदम्बरम का ये मामला था, उन्होंने ही किया था, और भी बहुत सी याचिकाएं थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें यह होता है कि अमूमन जब आप पुलिस के सामने जाते हैं और अरेस्ट होते हैं, जो बातें आप पुलिस को बताते हैं आप कोर्ट में जाकर मुकर जाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने हम पर बल प्रयोग किया था, उस कारण से हमने उनके सामने तो कह दिया, लेकिन माय लॉर्ड अदालत में जाके कहते हैं कि मैंने प्रेशर में कहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्वीकारोक्ति भी वहां जाकर के बदल दी जाती है। यहां पर इस मामले में अगर आप ईडी के अधिकारियों के सामने कोई बयान देते हैं, एसएफआईओ के अधिकारियों के सामने कोई बयान देते हैं, डीआरआई या डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों के सामने कोई बयान देते हैं, तो वो बयान कोर्ट में भी मान्य होता है, क्योंकि आपसे लिखवाया जाता है। आप बड़े आश्चर्य में पड़ जाते होंगे कि 10-10 घंटे क्या पूछताछ होती है। बिल्कुल। 15 घंटे पूछ लेते हैं, 50 घंटे पूछ लेते हैं। दरअसल यही होता है कि जो भी बातें होती हैं उसके बाद उनको अक्षरशः लिखा जाता है, और लिखने के बाद जिस व्यक्ति से पूछताछ हुई है उससे पढ़वाया जाता है और फिर उसका दस्तखत लिया जाता है। अगर वो व्यक्ति वो बात अग्री नहीं करता है, मैंने ऐसा नहीं बोला है, तो करेक्शन किया जाता है, लेकिन उसे दस्तखत करवाकर फिर उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। तो ये तो प्रक्रिया ऐसी है कि मामले को थोड़ा कटेल करो, शॉर्ट करो, क्योंकि यहां पर आप मान लेंगे वहां जाकर के मुकर जाएंगे। तो ये समस्या बाकी के केसेस में तो है ही, जो सामान्य केसेस सीआरपीसी आईपीसी, ऐसे में तो ईडी ही सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है ना, कि क्या वो सही से जांच नहीं कर रही है या फिर किसी दबाव में है, जांच नहीं कर पा रही है। ये भी तो एक सवाल खड़ा है। बिल्कुल है,
क्योंकि ईडी के मामले शिथिल क्यों पड़ जाते हैं जब सत्ता पक्ष से वो व्यक्ति करीब हो जाता है जो आरोपी है। और ये इस सरकार में भी था, ये पिछली सरकार में भी था, ऐसा होता था। यह अलग बात है कि 2022 के बाद जो केसेस रजिस्टर हुए हैं ईडी में, उन केसेस की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। अब इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। एक तो यह है कि भाई राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ गया है क्या, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि शुचिता बढ़ी हो। देखिए, किसी को भी जब तक साबित नहीं हो जाए तो आप आरोपों के दायरे में नहीं डाल सकते हैं। ये बात तो सच है कि जबरदस्त धन शोधन के मामले सामने आते रहे हैं। एक ये भी तो सवाल खड़ा होता है कि ये सरकार ऐसी है जिसमें धन शोधन के मामले बढ़ रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं, ये हम मान रहे हैं। क्या पहले छोड़ दिए जा रहे थे या फिर अभी बढ़ने लगे हैं? अभी बढ़ने लगे, दर्ज किए जा रहे हैं। आप हर राज्य से आप उठा सकते हैं मामले। 30 करोड़ का एक जहाज झारखंड के मुख्यमंत्री के सहयोगी का जब्त हुआ है आज। आप कल्पना कीजिए, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं वो और पंकज मिश्रा, और वो 30 करोड़ का जहाज उनके सहयोगी के पास से मिलता है, जब्त किया जाता है और वो भाग जाता है, जिस व्यक्ति का बताया जा रहा है कथित। तो अवैध खनन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप कल्पना करें, आप एक 100 रुपए कमाने के लिए एक आम मजदूर मेहनत कर रहा है, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, सीएनजी के पैसे बढ़ गए हैं उसके लिए परेशान है, हम आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं उसके लिए परेशान है। कोई व्यक्ति 130 करोड़ के जहाज ओन कर रहा है, उसके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है नहीं, और इस पर उन्हें पूछना तो जरूरी है। और उनसे जब पूछा जाता है तो भाग जाते हैं, और फिर उन्हीं में से कोई प्रतिनिधि आता है और ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, वहां बोलेंगे कि देखिए ये राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। तो आप नेताओं पर मत जाइए, वो तो एक जमात है, वहां पर सियासी खेल चलेंगे। लेकिन ये जो पंकज मिश्रा और इस तरह के बच्चू यादव जैसे लोग हैं जो 30, 50, 100 करोड़ के खेल में हैं, जिनके अपने नोड सोर्सेज ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, हमारा नौकरी करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जिनके अपने सोर्सेज ऑफ इनकम कुछ नहीं है, वो 30-30 करोड़ के जहाज ओन करते हैं। इसी देश में हो रहा है। और लोग, अगर 40 पैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, एलपीजी की बढ़ जाती हैं 50 रुपए, तो हम आसमान सर पर उठा लेते हैं। तो ये जो अंतर है ना, इनकम डिफरेंसेस जो है, इसको ब्रिज करना बहुत जरूरी है। पीएमएलए एक्ट उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो ये जो नेता हैं जो धन शोधन कर रहे हैं, या फिर हालांकि आरोप लग रहे हैं, चलिए मान लीजिए आरोप ही लग रहे हैं उनके ऊपर, वो कन्विक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप आरोप लगा देते हैं, कुछ दिन हंगामा होता है, उसके बाद मामला शांत हो जाता है, तो क्या ये मामला सिर्फ हंगामा करने के लिए ही उठाया जाता है, ये एक सवाल है। नहीं, मामला ठंडा नहीं पड़ता है। देखिए, ये हमारी गलती है और इसको मानना पड़ेगा। मीडिया उन मामलों को उठाता है जिसमें बड़े लोग संलिप्त होते हैं, उन मामले के ऊपर वो फोकस करता है जब तक वो बड़े लोग रेलिवेंट होते हैं। जैसे ही वो इररेलिवेंट हो जाते हैं और नए लोग सामने आ जाते हैं, नई स्टोरी आ जाती है हमारे आपके शब्दों में, तो हम नई स्टोरी पर चले जाते हैं। पर वो मामला चलता रहता है, और इसीलिए आपके इस सवाल का जवाब है जो सामने है कि नेता डरते क्यों हैं, क्योंकि एक बार अगर मामला आ गया उनके खिलाफ तो फिर वो मामला तो रहेगा जब तक आप बरी नहीं हो जाते हैं। पहला तो हमने आपको बताया। और डरते इसलिए भी हैं क्योंकि हर किसी राजनेता की दाल में कुछ ना कुछ काला है। आप इस बात को मानिए, ईमानदारी, शुचिता, ये सिर्फ किताबी बातें हो गई हैं राजनीति में। आप किसी भी नेता के जो डिक्लेरेशन है उसका लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के दौरान कभी घटता नहीं है उसका पैसा, वहीं वो पैसा बढ़ता है हर 5 साल पे। और 5 साल पे जो उसकी कमाई है, वो तो क्या है कमाई, वो तो वही कमाई है ना जो उसे तनख्वाह मिली लोकसभा और विधानसभा से। तो ये गुणात्मक बदलाव कैसे आ जाता है, इस प्रश्न को कौन सॉल्व करेगा? तो क्या ये ईडी को नहीं दिखता, क्या ये सत्ता पक्ष को नहीं दिखता कि हमारे नेता कितने अमीर हैं? क्या सिर्फ विपक्ष के नेता ही ये सब कर रहे हैं? सवाल तो ये भी है। अब तो पहली बात तो हम लोग इस बात तो ईमानदार कोई नहीं रहा। यूपीए की बात कर लीजिए चाहे एनडीए की, ईमानदारी किसी के अंदर नहीं। इतना तो हम मान गए कि पीएमएलए एक्ट की ईडी की प्रासंगिकता है ना। इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अलग बहस का मुद्दा है। वो दूसरी बहस का मुद्दा है। और इसका इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन ये बेजा इस्तेमाल, इसका ये
कहने के लिए काफी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दे इस कानून को, उसको कायम रखा गया। देखिए दूसरी बात ये हो जाती है कि जो गिरफ्तारी है उसको लेकर के बड़ा बवाल था कि चाहे गिरफ्तारी मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, मनमानी नहीं है गिरफ्तारी। आप जब तक कस्टडी में नहीं आएंगे तब तक आपसे पूछताछ हम तरीके से नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 19 को खारिज करने के लिए कहा गया था, बिल्कुल नहीं। सेक्शन 5 पीएमएलए एक्ट का वो कुर्क यानी कि पैसे को जब्त करने का कानून है। इतना पैसा आंखों के आगे अगर है तो जब्त ही तो किया जाएगा ना। जो आप पार्थ चैटर्जी जो मंत्री बंगाल के हैं उनके मामले में देख रहे हैं वो तो जब्त ही किया जाएगा ना, उसको छोड़ा कैसे जा सकता है। और इस तरह के मामले जो सामने आ गए वो आपको दिख रहे हैं, जो हम लोगों ने टीवी पर दिखाया है, अखबारों में फोटो में दिखाया है। आप कल्पना कीजिए कि ये पैसे छोड़े कैसे जा सकते हैं, जब्त किए गए हैं। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को देखिए महसूस करना पड़ेगा कि सियासत में ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जाता है और इसके मामले हैं, इस सरकार में हैं, पहले की सरकारों में हैं। और ये उसी तरह से जैसे सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से जैसे इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सोनिया गांधी ने फायदा उठाया या नहीं उठाया, या सीबीआई ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी से पूछताछ की थी गोधरा के मामले में, वो गलत था या सही था, इसको अंततोगत्वा कानून तय कर देता है। नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी किया गया। सोनिया गांधी अगर ऑनेस्ट है तो उनके पास बड़े बड़े वकील हैं इस देश में, बिल्कुल इस देश के सबसे बड़े वकील उनके पास हैं। हो सकता है कि वो कल को बाइज्जत बरी हो जाए, हो सकता है कि आज का जो संघर्ष है, लेकिन ये अपने आप में सीजर्स वाइफ शुड बी अबव डाउट, ये जो कहा जाता है, किसी भी नेता के ऊपर ये आरोप लगने नहीं चाहिए। देखिए इसका दो चीज़ें हैं, एक तो राजनीतिक परिदृश्य अलग है और देश के अंदर जो माहौल इसके द्वारा जो क्रिएट होता है वो अलग है। एक तो ये है कि आपके पास धन है इसीलिए राजनीति है, क्या अब ये हो चला है? क्योंकि एक ज़माना था जब नेता लोग गांव-गांव जाते थे, वहीं जो गांव में नल लगा है उसी से पानी पी रहे हैं, घड़े से पानी पी रहे हैं, लेकिन आज बोतल बंद पानी पीता है हर कोई नेता। ये जो चेंजेस आए हैं, ये नेता तब होता था कि धोती कुर्ता पहन के जा रहा है नॉर्मल और उसके पास कुछ घर पे नहीं है, वो नेता बना हुआ है। लेकिन आज करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ घोटाला वहां घोटाला। तो ये जो चेंजेस आए हैं पैसे की वजह से, इसने राजनीतिक माहौल तो खराब किया ही है, जिसकी वजह तो आएंगे ना। राजनीति तभी हो पाएगी। इस देश में राजनीति करने के लिए पैसे चाहिए। इस देश में क्या, करीब करीब सभी देशों में अगर आपको राजनेता बनना है तो आपको पैसे खर्चने होंगे। किसी भी तो फिर हम लोकतंत्र की दुहाई क्यों देते हैं कि कोई भी गरीब आदमी, क्या आज की डेट में कोई गरीब आदमी, बीजेपी क्या किसी गरीब आदमी को देगी कि आइए हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए? क्योंकि हम गरीब हैं, ये हो सकता है हम प्रतिनिधित्व करते हो किसी विशेष वर्ग का, तो हमको भले मिल जाए टिकट, लेकिन कोई आम आदमी क्या लग सकता है? कांग्रेस भी देती है, बीजेपी भी देती है, वामपंथी तो देते ही हैं, पर ये सब प्रतीकात्मकता है। दिस इज ऑल सिंबॉलिज्म। हकीकत तो हिमांशु हम और आप जानते हैं, एक व्यक्ति को आगे ले करके और उसे कहीं का प्रतिनिधि बना करके हम साबित कर सकते हैं कि देखो गरीब समाज में आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति, उसे हम बाहर ला करके। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि राजनीति के लिए पैसे चाहिए और पैसे हमेशा बढ़ते रहे, ये एक चिंता नेता की होती है। वो उस पैसे को वापस सिस्टम में पंप इन करता है, वो वोट खरीदे जाते हैं, ये सब हकीकत है। उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं और इस तरह से काम चलता है। अब दूसरा पक्ष आइए, ये तो नेता को आप बार बार कह रहे हैं, लोकतंत्र का खाली ढिंढोरा पीट रहे हैं हम लोग, लेकिन ये लोकतंत्र वो लोकतंत्र नहीं है जिसकी हम दुहाई दिया करते थे या फिर जो अम्बेडकर जी सोच गए। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, पर हकीकत ये है। दूसरा पक्ष आइए, जो भगोड़े हैं, यहां से पैसा लेकर के, बैंकों का पैसा लेकर के वो भाग जाते हैं, धनशोधन उनके ऊपर भी लगा हुआ है, कम से कम भाग जाते हैं तो फर्दर तो नुकसान नहीं किया उन्होंने और कानून उनको पकड़ेगा, ये एहसास होता है हमारे अंदर कि चलिए ठीक है, ये जो मालिया और ये नीरव मोदी और ये सब जो हैं, ये कल को चौकसी, ये सब पकड़े जाएंगे। उन्होंने किया ऐसा और भाग गए, तो ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे आप? आप बहुत सामान्य लोग हैं। अगर ये कानून की ताकत नहीं रहती है इस लोकतंत्र में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है कि और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये जो आंकड़े देख रहे हैं इस हिसाब से एक बात कही गई आज अदालत में, बड़े बड़े वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इनसे जो बड़ा देश में वकील नहीं है, दूसरी तरफ से मुकुल रोहतगी, इन्होंने किया था इस पर बहस। तो उन्होंने कहा कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ये गिरफ्तारी के अधिकार उसको खत्म कर देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कोर्ट ने कहा जी नहीं। अब आप सवाल उठाइए
और पूछिए अपने आप से, किस मौलिक अधिकार की बात हो रही है धन शोधनकर्ता की, जिसने 20 करोड़ रुपए का वो अंबार लगा दिया है। और यहां तो 15,000 करोड़, 50,000 करोड़, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि जब वो अंबार लगेगा तो कैसा दिखेगा। हम और आप तो बिल्कुल आप बहुत मुश्किल में पड़ हम लोग जाएंगे, लाख टकरा की बात जाएंगे। कर सकते हैं, करोड़ की, लेकिन यहाँ पे तो इतने लाख करोड़ की बात हो जाती है। होती है। तो इनको कौन रोकेगा? इनके लिए कौन खड़ा है? इनके लिए वही कानून खड़ा है। और इस देश के सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी है और उसने बखूबी निभाया है। हाँ, ये बात मानता हूं कि जो डिफेंड करने का जो अधिकार है, मैं आरोपी अगर हूं तो मुझे डिफेंड करने का राइट है, वो राइट हमें बदस्तूर मिलने चाहिए। लेकिन ये ना होना चाहिए कि डिफेंड करने के राइट के अधिकार के आलोक में मैं अपने बचने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दूं। ये नहीं हो, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आप मैनेज करने लगेंगे चीजों को। जैसे दोनों चीजें हैं, राजनीतिक तौर पर आप फंसा भी रहे हैं या फिर राजनीतिक तौर पर आप बच भी रहे हैं, तो दोनों चीजें हैं। क्या अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कहूंगा इस बात को कि राजनीति वाली पार्ट जो है ना, धन शोधन का जो पूरा एक बड़ा तस्वीर है इस देश में, उसका एक छोटा हिस्सा है। राजनेता खेल कर रहे हैं और ये इसमें दो मत नहीं है। साथ आ जाओ, ईडी का केस खत्म, दूर रहोगे, ईडी का सबसे पहले तो सारे नेताओं पर ही जांच होनी चाहिए कि आखिरकार उनके धन कैसे बढ़ रहा है। बहुत केसेस हैं नेताओं के ऊपर। इस देश में 100 केसेस होंगे, 200 होंगे, 250 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये जो 5,400 केसेस हैं, ये आम सामान्य बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, छोटे नेता, उन पर है। और अगर ये केस कमजोर हो, ये कानून कमजोर हो जाएगा, वो सब बच जाएंगे जिनको हम और आप जानते भी नहीं हैं, जो 20 करोड़ वाले हैं, 100 करोड़ वाले हैं, 250 करोड़ वाले हैं। आप समझिए कितने ज्यादा पैसे होते हैं। और ये रह करके ये जहाज ओन करते हैं, पानी का जहाज ओन करते हैं, इनके आइलैंड्स होते हैं। आप इस गरीब देश में आप समझिए कि क्या हो गया। ऐसे अगर होगा तो फिर श्रीलंका और पाकिस्तान वाला डर लगने लगेगा। बिल्कुल, एक कुछ लोग यहां पर हैं और कुछ लोग यहां पर हैं, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है तो हम इन्हें ही फोकस करते हैं। इन पे जो है ध्यान लोगों का कम जाता है, लेकिन खेल यही करते हैं ऊपर वाले। और ऐसे में जो ये आंकड़े आए हैं वो सच में आश्चर्यजनक हैं, हैरान करने वाले हैं कि इतने सारे केसेस, लेकिन कन्विक्ट कौन हो रहा है, कौन किसको सजा मिल रही है। मिलनी चाहिए सजा और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी है, क्योंकि आप अगर सजा देर में देंगे तो ये भी एक तरह का अन्याय है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। हाँ बिल्कुल। तो संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि ईडी पर जो ये सवालिया निशान लगते रहते हैं, उनको लेकर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।